बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ एफएनएस के लिए मोस्ट रिपीटेड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम 2026 और 2027 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसमें से ऑलमोस्ट एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर के अंदर आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो लेक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने बड़े ध्यान के साथ समझना है और इनको अच्छे से प्रिपेयर करके फिर इनकी रिवीजन भी कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, यानी एक जो है वो लाइट ईयर किसके बराबर होता है और ये क्यों इसके बराबर होता है। 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर 15 मीटर, ये इसके बराबर क्यों होता है। अगर हम इसको देखें, हमारे पास एक जो लाइट ईयर होता है ये हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, इट इज़ द डिफाइंड एज डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन ए वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो एक वैक्यूम के अंदर जो लाइट ट्रेवल करती है 365 दिनों के अंदर। ठीक है, 365.25 डेज के अंदर। अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब ये जो हमारे पास लाइट ईयर होता है, एक लाइट ईयर, उसको कैलकुलेट करेंगे हम कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड ऑफ जो है वो लाइट से। डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाई टाइम, टोटल टाइम कितना है। अब हमें इस बात का पता है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की हमारे पास स्पीड क्या है जी, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ये है डिस्टेंस। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, टोटल हमारे पास जितना टाइम है, टाइम हमारे पास यानी एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। मल्टीप्लाई बाई करेंगे 24 के साथ, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और फिर एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 मिनटों में से फिर एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। जब हम इस सारी की सारी वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1 लाइट ईयर किसके बराबर हो जाता है, 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर 15 मीटर के। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ 3n and 4n, यानी हमारे पास दो वेक्टर हैं। फर्स्ट हमारे पास वेक्टर है 3n एंड जो हमारे पास सेकंड वेक्टर है वो उसकी क्या वैल्यू है, 4n है। ठीक है, अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न, 100% गारंटेड इंशाल्लाह अपने टेस्ट को क्लियर करने के लिए, तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। जब कभी भी आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, इंतहाई मुनासिब फी में कंप्लीट आपको टेस्ट की हम तैयारी करवाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, को सॉल्व करने के लिए हम पैथागोरन जो थ्योरम है उसका इस्तेमाल करेंगे फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर हैं दो ना, परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर आएंगे, जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर होगा, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर, जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस कर देंगे उसको सेकंड वेक्टर के साथ। जो भी हमारे पास इसका आंसर निकल कर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो फर्स्ट हमें इन लोगों ने कहा हुआ है, जो हमारे पास दो परपेंडिकुलर हमारे पास वेक्टर हैं 3n and 4n। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 का स्केल ले लेंगे, सेकंड वैल्यू हमारे पास 4, इन दोनों का स्केल ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम इनका स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद 3 का जो स्केल हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी 4 आर लिख लेते हैं। ठीक है, 3 का स्केल हमारे पास 9 हो जाएगा, 4 का स्केल हमारे पास 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 16 कितने हो जाएंगे, हमारे पास 25 हो जाएंगे। 25 का स्केयर, अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम इसको जो है वो अंडर रूट को 2 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों साइड ले लेंगे तो ये आर के ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी 25 का स्केयर हमारे पास सिंपल इज दैट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो हमारे पास करेक्ट आंसर इज 5। ठीक है, आर इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं स्टूडेंट्स। स्लोप ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवंस, यानी जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है वो हमारे पास उसमें वो उसको हम किस चीज़ से शो करते हैं ना, यानी उसमें क्या होगा, वो हमारे पास डिस्टेंस होगा, उसको एक्सेलरेशन कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, फोर्स कहेंगे, वर्क कहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन किस तरह कहेंगे और क्यों कहेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हम जाते हैं। द ग्रेडियंट मीन स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी जो भी हमारे पास स्लोप होता है, स्लोप को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास जो चेंज होती है इन एक्स एक्सिस की जो वैल्यू के अंदर चेंज होती है उसको डिवाइड करेंगे चेंज इन एक्स
एक्सिस वैल्यू, ऊपर हमारे पास वाई एक्सिस वैल्यू, नीचे हमारे पास एक्स एक्सिस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये वाली ये हमारे यहाँ पर हमारे इसको वाई एक्सिस कह देते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस की वैल्यू इसके अंदर चेंज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस की वैल्यू के अंदर चेंज। यहाँ पर हमारे पास जो वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास वो हमारे पास डेल वी आ जाएगा, चेंज इन डेल एक्सिस, एंड उसके अलावा हमारे पास जो चेंज इन वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे उसको हम डेल टी कह देंगे, ठीक है। बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू ए स्लोप। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन मोशन की पहली इक्वेशन कौन सी है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। हमारे पास का जो करेक्ट आंसर आ गया ये आ जाएगा हमारे पास, ये क्यों आ जाएगा, द फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड द टाइम, यानी ये हमारे यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ के दरमियान ये हमारे पास रिलेशन शो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान क्या कर रही है जी, एक रिलेशनशिप शो कर रही है, रिलेशनशिप हमें बता रही है। अब हमारे पास जो रिलेशनशिप होगा वो हमारे पास एक्सेलरेशन से ही निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई टी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आ जाएगी, विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो व्हेन एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज, यानी हमारे पास जिस वक्त वर्क डन हमारे पास जीरो हो, जब हमारे पास एंगल क्या होगा, हमारे पास एंगल एफ और डी के दरमियान, एफ का मतलब होता है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ना, तो डी यहाँ पर क्या है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के दरमियान जिस वक्त हो तो वो हमारे पास कितने का 90 का एंगल हमारे पास होगा। क्यों होगा और कैसे होगा, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें एक्सप्लेनेशन के अंदर, द वर्क डन एफ ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला हमारे पास कौन सा है, डब्ल्यू, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स माइनस हम किसके साथ करेंगे जी, एफ, एफ स्टैंड फॉर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइनस कॉस थीटा। पर हमारे पास जो थीटा है ये एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, एंगल हो जाएगा, ठीक है। जिस वक्त हमारे पास यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू जीरो है विद नॉन जीरो एफ एंड डी, ठीक है, यानी मैथमेटिकली हमारे पास फैक्ट हो जाएगा, हमारे पास कॉस थीटा हमारे पास मस्ट बी जीरो विच इज इक्वल टू कॉस थीटा 90 के बराबर हो जाता है, ठीक है। किसके बराबर हो जाते हैं, कॉस थीटा 90 के बराबर हो जाते हैं। देयरफॉर व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, थीटा हमारे पास ऑलरेडी 90 होगा, फिर हमारे पास जो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ माइनस डी, यानी फोर्स माइनस डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा 90 का होगा, विच इज इक्वल टू जीरो, जो कि ऑलवेज किसके बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साउंड वेव्स आर, साउंड वेव हमारे पास कौन सी वेव होती हैं, यहाँ पर हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। साउंड वेव थोड़ी सी इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन के अंदर चले जाएँ, लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पर हमारे पास कौन सी वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। ए साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव दैट रिक्वायर ए मीडियम, जिनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी जो किसी मीडियम के थ्रू जो ट्रैवल करती हैं, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, ठीक है। टू ट्रैवल, ये ट्रैवल करने के लिए इट ट्रैवल थ्रू ए मीडियम एज ए सीरीज ऑफ डेंस रीजन, यानी डेंस रीजन की हमारे पास सीरीज होनी चाहिए, एंड रेयर फ्रैक्शंस लेस डेंसर रीजन हमारे पास होने चाहिए। दिस इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इन एनी मीडियम। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए सी कैन बी कन्वर्टेड टू डी सी, यानी हमारे पास जो एक्सीलरेटेड करंट होता है उसको हम डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रेक्टिफायर की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ कंस्ट्रक्शंस एंड रिलेटिविटी, लेंथ कंस्ट्रक्शन के दरमियान और रिलेटिविटी के दरमियान दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो इसका जो रिलेशनशिप है ये कम हो जाता है विद स्पीड, डिक्रीज विद स्पीड, यानी स्पीड के साथ साथ ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर अगर इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर बात करें, रिलेटिस्टिक लेंथ कंस्ट्रक्शन रिड्यूस मेजर्ड लेंथ इन द मोशन, इन द मोशन डायरेक्शन, वो जो कंटिन्यू मोशन डायरेक्शन होती है उसके अंदर ये इसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज थर्सडे, अगर महीने का पहला दिन जो है वो क्या है, थर्सडे, व्हाट विल बी द 8th डे, तो 8वां दिन क्या होगा, तो 8वां दिन फिर वापस थर्सडे ही आ जाएगा। किस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट डे, हमारे पास पहला दिन जो है वो क्या है,
थर्सडे है। अब 8वां दिन पूछा हुआ कि 8वां दिन जो है वो क्या होगा। अब हमें इस बात का पता है, अगर पहला दिन हमारे पास यहाँ पर जो दिन भी हमने सबसे पहले वो लिखा, उसमें हमने +7 ऐड करने हैं। 7 हमने इस वजह से ऐड करने, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास एक पहला दिन हमारे पास ये वाला था, उसके बाद अगर हम 7 दिन और काउंट करें तो हमारे पास वापस क्या आ जाता है, थर्सडे के अंदर 7 दिन प्लस ऐड करेंगे तो हमारे पास अगेन थर्सडे ही आ जाएगा। सो हमारे पास जो 8वां दिन है वो कौन सा होगा, थर्सडे ही आ जाएगा। होपफुली कि आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 2 men पेंट 2 वॉल इन 2 हॉर। कह रहे कि अगर 2 आदमी 2 दीवारों को 2 घंटों के अंदर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। हाउ लॉन्ग विल 1 man टेक टू पेंट इन 1 वॉल। मतलब कह रहा है कि अगर 2 बंदे मिलकर 2 दीवारों को 2 घंटों के अंदर पेंट करते हैं, उनको कलर करते हैं, तो एक बंदा जो है वो एक दीवार को कितने टाइम के अंदर कलर करेगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हॉर। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो पजल हो जाते हैं, वो डायरेक्ट इसको 1 लिख देते हैं, कहते हैं कि अगर 1 है तो 1 करेगा, 2 हैं तो 2 करेंगे। असल में ये बात नहीं है। असल में जो क्वेश्चन में पूछा हुआ ना, क्वेश्चन में इस तरह से पूछा हुआ, इफ़ 2 men, देखिए आदमी कितने हैं, 2 आदमी हैं, पेंट कर रहे हैं कितनी दीवारों को, 2 दीवारों को, इन 2 हार, कितने हार के अंदर, 2 हार के अंदर। मतलब कि ये हुआ कि एक बंदे का एक दीवार के ऊपर 2 घंटे लगते हैं, दूसरे बंदे के दूसरी दीवार के ऊपर 2 घंटे लगते हैं। मतलब कि हर बंदे के यहाँ पर पर्सन के 2 घंटे एक दीवार के ऊपर लग रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर बात करें, ईच मैन पेंट 1 वॉल इन 2 हार। सो 1 man 1 वॉल 2 हार। एक आदमी एक दीवार को 2 घंटों में क्या करेगा, पेंट करेगा। ओवरऑल पहले कंबाइन करके क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हमारे पास 2 तरह के प्रोसेस है ना, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। अब नीचे जो बात काम की पूछी हुई है, रिएक्शन वेयर एनर्जी इज इवॉल्व। हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी क्या हो, इवॉल्व हो, तो उसको हम एंडोथर्मिक कहेंगे या एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो हम इस तरह के जो रिएक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन के अंदर बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं, हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। अगर हमारे पास जो यहाँ पर देखें ना, हमने कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। कौन से रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं, उनको एनर्जी रिक्वायर होती है स्टार्टअप करने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों कंसेप्ट, इनके ऊपर कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ बेंजीन यील्ड विच प्रोडक्ट्स। मतलब जो बेंजीन है, बेंजीन की कंप्लीट कंबस्शन से, ठीक है, उसके कंप्लीट जलने से तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो उसके जो कंप्लीट कंबस्शन से हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमारे पास ये 2 हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उनकी कंप्लीट कंबस्शन से क्या होता है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीज़ें यहाँ पर बनती हैं एज ए प्रोडक्ट के तौर के ऊपर, जिस वक्त उनकी कंप्लीट कंबस्शन होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट विच फिनोमिना डिमोन्स्ट्रेट वेव पार्टिकल डुअल। यहाँ पर डुअल नेचर था, ठीक है, डुअलिटी लिखा हुआ है। मतलब कि कौन सा हमारे पास फिनोमेना है जो वेव पार्टिकल के डुअल नेचर को, यानी 2 तरह की जो नेचर्स हैं उसको एक्सप्लेन करता है या डुअलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो वो हमारे पास जो प्रोसेस है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। क्या, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। इट शो लाइट एज ए पार्टिकल फोटोन इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स 320 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज आर बॉयज़। तो कह रहा है कि टोटल हमारे पास एक स्कूल है जहाँ पर 800 टोटल स्टूडेंट हैं। क्या है, 800 हमारे पास टोटल स्टूडेंट हैं, जिनमें 320 क्या है, 320 हमारे पास गर्ल्स हैं। तो जो बॉयज़ है, बॉयज़ की परसेंटेज क्या है, तो हमने बॉयज़ की यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो बॉयज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए पहला काम हमने ये करना है, हमें पता होना चाहिए कि टोटल बॉयज़ कितने हैं 800 में से, ठीक है। 800 में से अगर 320 हमारे पास गर्ल्स हैं तो इसके अलावा बकाया कितनी बच गई। तो 800 में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 800। हमें इस बात का पता है कि 800 हमारे पास टोटल तादाद है, उसमें से हम 320 निकाल देंगे। तो 320 हमारे पास गर्ल्स थी, जो फीमेल्स हैं मतलब गर्ल्स हैं, उनको हम निकाल देंगे। तो बाकी हमारे पास बचेंगे 480। मतलब कि बॉयज़ कितने यहाँ पर 480 बॉयज़ हो जाएंगे। कितने,
480। पहली चीज़ हमें यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि बॉयज़ कितने हैं, 480 हैं। कितनों में से, 800 में से। टोटल स्टूडेंट 800 हैं, उन 800 में से बॉयज़ कितने हैं, 480 बॉयज़ हैं। अब सेकंड नंबर के ऊपर हमने क्या करनी है, हमने उसकी परसेंटेज काउंट करनी है। तो परसेंटेज काउंट करने के लिए ऑलवेज जो हमारे पास वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू के ऊपर, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। जब भी हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो परसेंट का ऑलवेज मतलब होता ही 100 है, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे या परसेंट फाइंड आउट करें, आप लोगों ने लास्ट में मल्टीप्लाई बाई 100 लगा देना है। 110% आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आई होप कि आपको बात की समझ आ चुकी होगी। अब हमने आगे क्या करना है, बॉयज़ की परसेंटेज अब फाइंड आउट करनी है। अगर गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है आपने 320 डिवाइडेड बाई 800। 800 इसलिए करेंगे तो टोटल तादाद हमारे पास कितनी है, 800 है। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास किसकी तादाद निकल कर आ जाएगी, फीमेल्स की यानी गर्ल्स की तादाद निकल कर आ जाएगी। और यहीं पर अगर हमने बॉयज़ की तादाद फाइंड आउट करनी है तो हम कर देंगे 480। क्यों, 480 बॉयज़ हैं, कितनों में से हैं, 800 में से हैं। 800 टोटल है, उनमें से 480 बॉयज़ हैं। मल्टीप्लाई बाई करेंगे 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 के साथ हमने ds को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 60%। सो 60% हमारे पास यहाँ पर क्या हैं, बॉयज़ हैं। बाकी 40% हमारे पास यहाँ पर क्या हैं, फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं। होपफुली कि आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए मैन वॉक ईस्ट। एक आदमी है वो कहाँ, किस साइड जा रहा है, ईस्ट की जानब जा रहा है। टर्न लेफ्ट, फिर उसने किस साइड में टर्न लिया, लेफ्ट साइड में। वॉक फॉरवर्ड, फिर वो आगे फॉरवर्ड की जानब जा रहा है। टर्न देन टर्न राइट, फिर उसने जो है वो राइट जानब जो है वो टर्न किया। उसकी डायरेक्शन क्या है, अभी उसकी जो करंट डायरेक्शन है वो कौन सी चल रही है। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये वाले लेक्चर मैंने शेयर किए हुए हैं, आप लोगों ने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। देखिए उसमें हम प्रॉपर एक चार्ट बनाते हैं जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सारी डायरेक्शन आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है, सेंटर में, तो फिर वो आपको डायरेक्शन बताता है, या वो ईस्ट जाता है, वेस्ट जाता है, नॉर्थ जाता है, साउथ, जिस साइड जाता है। आप लोगों ने जस्ट जो अपनी रोलर शिप के बैक के ऊपर आप लोगों ने इस तरह तस्वीर, सबसे पहले इस तरह लाइन जगानी है। उसके बाद आप लोगों ने, अगर आपको ईस्ट का कहते हैं ईस्ट की जानब जाता है, फिर कहते हैं उसके बाद लेफ्ट जाता है, फिर आप लोगों ने अपनी ये जो डायरेक्शन है ना, लेफ्ट राइट, आप लोगों ने अपनी देखनी है। लेफ्ट कहता है तो आप लोगों ने लेफ्ट की जानब जाना है, राइट का कहते हैं राइट जानब जाना है, फिर उसके बाद लेफ्ट जानब कहता है, राइट जानब कहता है। जहाँ पर भी होगा उसकी प्रेजेंट आप लोगों ने वो क्या करना है, डायरेक्शन बताने की। अभी उसकी डायरेक्शन क्या है वो आप लोगों ने जो तीर लिखे होंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो आपको इजीली बता देंगे कि आपकी जो मौजूदा जो आप लोगों की लोकेशन है या डायरेक्शन है वो कौन सी है। तो वो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है ईस्ट। सबसे पहले ईस्ट में था, टर्न लेफ्ट, उसने लेफ्ट जानब टर्न लिया तो नॉर्थ की साइड चला गया। फिर उसने राइट साइड टर्न लिया तो वापस अपनी पहली वाली पोजीशन के ऊपर आ गया, जो कि उसकी कौन सी पोजीशन थी, ईस्ट वाली पोजीशन थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ़ योर मदर, अगर आपकी जो माँ है उसका भाई, ब्रदर इज़ माई फादर, ठीक है, अगर आपकी अम्मी जो है उसका भाई जो है वो मेरा फादर हुआ। हु एम आई टू यू, मतलब मेरा आपके साथ क्या रिलेशन है, तो आपका जो रिलेशन है वो कज़न का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। योर मदर ब्रदर वो क्या हो जाएगा, माई फादर आई एम योर कज़न, ठीक है। सिंपल इस देखिए तो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर ये वाले जो रिलेशनशिप वाले आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। फर्दर इंशाल्लाह लेक्चर में आपके साथ इनका भी शेयर कर दूंगा अलग से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच रिएक्शन मैकेनिज्म रिलेट्स द कैनाज़ारो रिएक्शंस, कौन से जो रिएक्शन मैकेनिज्म हैं जो रिलेट करते हैं कैनाज़ारो रिएक्शन से। तो हमारे पास सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। सेल्फ रिडॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने मस्ट प्रिपेयर कर लेना है, इनमें से जो है वो काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं तो वो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, द कैनाज़ारो रिएक्शन इज़ अ रिडॉक्स प्रोसेस वेयर वन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज एंड अनदर रिड्यूस। इसमें जो है रिडॉक्स के अंदर आपको पता है ऑक्सीडेशन भी होती हैं और रिडक्शंस भी होती हैं, ठीक है। जो जिनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती हैं वो ख़ुद को क्या करते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं, और रिडक्शन वाले ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और बास टाइम पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी आप लोग से एलिमेंट्स का पूछते हैं उसमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है या रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन बॉयल्स लॉ विच टू पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ के अंदर कौन से दो पैरामीटर जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, टेम्परेचर एंड मोल्स। यहाँ पर कौन कौन सी, एक तुम्हारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है
और दूसरे हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। टोटल हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस, ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। बॉयल्स लॉ होल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि एक तो वहाँ पर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, तो और हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस वहाँ पर होती है, ठीक है। बॉयल्स लॉ के लिए ये क्या है, कंडीशन है।